आज हमारा टॉपिक रहेगा मंदिर स्थापत्य कला। जो गुप्त काल में थी ना, मंदिर स्थापत्य कला, जिसके अंदर पढ़ेंगे मंदिर स्थापत्य कला के अंग, मंदिर निर्माण की शैलियाँ, मंदिरों की विशेषताएं और गुप्त काल के प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं। देवगढ़ का दशावतार है, भीतरी गांव का है, सिरपुर है, लक्ष्मणगढ़ मंदिर है, वो पढ़ेंगे। तो पहले मंदिरों के स्थापत्य कला के अंग कौन कौन से हैं। तो स्थापत्य के अंग कौन कौन से हैं, देखो, ये अधिष्ठान है, गर्भगृह, शिखर, गोपुरम, परकोटा, मंडप, महामंडप। ये है गुप्तकालीन मंदिर। जो कौन कौन सी शैलियाँ होगी इसके अंदर। इसके बाद मंदिर निर्माण की 3 शैलियाँ पढ़ेंगे, नागर शैली, बेसर शैली, द्रविड़ शैली। तीनों शैलियाँ पढ़ेंगे, आराम से मैप से समझाऊंगी। फिर पढ़ेंगे नागर शैली। नागर शैली की जो परिचय क्या है, इसका कालखंड, क्षेत्र विशेष, विशेषताएं, संबंधित शासक कौन कौन से थे। और 2024 का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हुआ था अभी 17 मई को, उसके अंदर कहाँ से प्रश्न आए थे। फिर पढ़ेंगे द्रविड़ शैली, जो समय, काल, क्षेत्र, शैली की विशेषताएं, संबंधित शासक। लास्ट में पढ़ेंगे बेसर शैली का परिचय, कालखंड, क्षेत्र, संबंधित। फिर पढ़ेंगे गुप्तकालीन मंदिरों की विशेषताएं, जिसके अंदर देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ है, क्या है इसकी विशेषताएं। नचना कुठार मंदिर कहाँ है, इसकी भी क्या क्या विशेषताएं। फिर सांची का मंदिर ये कौन सा है और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, पूरा देखेंगे। और नेक्स्ट पार्ट होगा गुप्तकालीन मूर्तिकला। और इससे पहले हमारा एक टॉपिक मैंने पढ़ा था आपको, गुप्तकालीन विज्ञान। और जो विज्ञान की जो साधन, आर्यभट्ट था, वराहमिहिर था, ब्रह्मगुप्त था, है ना, भास्कराचार्य प्रथम, भास्कराचार्य तो इतने जितने थे ना, ये सब मैंने गुप्तोत्तर काल में युगीन में क्या विज्ञान पढ़ाया था। तो आर्यभट्ट ने किसकी रचना की थी, और आर्यभट्टी में पुस्तक लिखी थी, सूर्य सिद्धांत दी थी। आर्यभट्ट है ना, बीजगणित के थे, वो सब मैंने नेक्स्ट पार्ट में आपको पढ़ाया था। और एक प्रश्न वो भी आया था परीक्षा में कि ब्रह्मगुप्त वाला भी आया था, एक आया था वराहमिहिर की जो पुस्तक थी ना, वृहत संहिता थी। तो ये पुस्तक किसकी थी, ऐसा लिखा था क्योंकि गुप्त काल में इसको विश्वकोश कहा जाता है। वृहत संहिता जो पुस्तक किसकी है, वराहमिहिर की पुस्तक है। ये पर असिस्टेंट प्रोफेसर में एग्जाम प्रश्न आया था। एक प्रश्न आया था चंद्रगुप्त मौर्य का मंत्री और सेनापति कौन थे। तो दोनों का मैंने पढ़ाया हुआ, जब चंद्रगुप्त मौर्य का पूरा इतिहास मैंने वहाँ पढ़ाया था, और चंद्रगुप्त मौर्य का पढ़ाया था। और सैनिक प्रशासन व्यवस्था पढ़ाई थी ना, वहाँ भी मैंने आपको सेनापति वगैरह बताए थे पूरे के पूरे। अगर वो मेरी प्ले लिस्ट नहीं देखी है तो वो देख लेना, गुप्तकालीन जितनी भी प्ले लिस्ट बनी हुई है। और गुप्तकालीन साहित्य पढ़ा लिया मैंने, गुप्तकालीन का कला चल रही है, उसके बाद मूर्ति कला होगी। अभी मूर्ति मंदिर निर्माण शैलियाँ हैं, जिसके अंदर मैंने कहा हम पढ़ेंगे द्रविड़ शैली है, बेसर शैली है और नागर शैली है, वो पढ़ेंगे। और कुछ महत्वपूर्ण मंदिर जो परीक्षा में बार बार प्रश्न आते हैं। और मेरी जो इससे पहले मैंने लोक प्रशासन 2nd ग्रेड का भी स्टार्ट किया, लेकिन क्या हुआ कि वो मेरी बुक मिल ही नहीं रही है, पता नहीं कहाँ रख दी है। और इतनी गर्मी है कि कैसे कहूँ मैं आपको, कैसे पढ़ाऊँ। तो कुछ हो गए 2-4 दिन से मेरा वीडियो बन नहीं रहा था, बड़े वीडियो नहीं बन रहे थे, एक शॉर्ट ही मैं डाल रही थी। अब वापस स्टार्ट से गुप्तकाल स्टार्ट करेंगे। और लोक प्रशासन 2nd ग्रेड का चल ही रहा है। एक और नोट्स बनाए मैंने, जो प्रजामंडल है ना, प्रजामंडल राजस्थान में स्कूल व्याख्याता के 1st ग्रेड चाहे 2nd ग्रेड जो भी दे रहे हो, स्कूल व्याख्याता, रीट, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, जो भी एग्जाम, असिस्टेंट प्रोफेसर जहाँ राजस्थान जी के आता है, तो उसके अंदर प्रजामंडल, एकीकरण, 1857 की क्रांति, चित्रकलाएँ और राजस्थानी साहित्य और प्रशासनिक, मध्यकालीन राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था, इन सब से 6 टॉपिक है। 6 टॉपिकों से 6 प्रश्न 100% आती हैं। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ कल से, शायद 2 दिनों में अभी प्रजामंडल स्टार्ट होंगे। तो उससे पहले प्रजामंडल जब स्थापना हुई ना, उससे पहले कुछ संस्थाओं की स्थापना हुई थी, जिस तरह अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद है, राजपूताना मध्य भारत सभा है, राजस्थान सेवा संघ है, भारत सेवा संघ, जितने राजस्थान मारवाड़ सेवा संघ है ना। कुछ समाचार पत्र थे, नवीन राजस्थान था, तरुण राजस्थान, नवीन राजस्थान पहले स्टार्ट किया, फिर अंग्रेजों ने उसे बंद करवा लिया, फिर तरुण राजस्थान स्टार्ट किया गया था। और इन सब की सभाओं की स्थापना कहाँ कहाँ हुई थी, किस लिए हुई थी, सिर्फ राजस्थान में उत्तरदायी शासन स्थापित करने के लिए इन सब संस्थाओं की स्थापना हुई थी। जिसके बाद से 1931 में जब लास्ट में जब क्या हुआ था, राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद 1928 में, ये किस लिए की थी, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद जब भारत क्षेत्र में यानी कि केंद्र बड़े लेवल पे स्थापना की गई ना, उसके बाद यहाँ जब कहा गया कि आप सब यहाँ स्थापना हो रही है तो अपने अपने राज्य क्षेत्र में भी आप स्थापना कर सकते हो, किसकी, देशी राज्य लोक परिषद की।
तो इन्होंने पहले 1928 में देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना राम नारायण चौधरी ने की थी। प्रथम अधिवेशन 1931 में अजमेर में हुआ था और 1931 के बाद ही सब राजस्थान में प्रजामंडलों की स्थापना होने लगी थी, आपको पता हो तो। और ज़्यादातर प्रजामंडल बने थे ना, वो 1938 में बने थे। क्यों बने थे पता है? जब कांग्रेस को लगने लगा कि जो देसी राज्य लोक परिषद हैं, जो देसी राज्य हैं, जो राजा के विद्रोह में खड़े हैं, राजा के खिलाफ खड़े हैं, आंदोलन कर रहे हैं, जो अपनी आर्थिक स्थिति को लेके, तो उन्होंने भी सहयोग दे दिया। किसने? कांग्रेस ने। पहले कांग्रेस ने सहयोग नहीं दिया था। 1920 में नागपुर अधिवेशन में कहा था कि हम शायद सिर्फ सांत्वना दी थी, लेकिन जब 1938 का हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, कब हुआ था? 1938 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और उन्होंने कहा था कि आप अपने कि पूरा कांग्रेस ने पूरा समर्थन दे दिया था देसी राज्य लोक परिषद को, और कहा कि आप अपने अपने क्षेत्र में प्रजामंडलों की स्थापना कर सकते हो, हम आपके साथ हैं। कांग्रेस पहले साथ इसलिए नहीं दे रही थी, कांग्रेस चाहती थी कि पहले हम देसी राजाओं के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, पहले हम अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालेंगे, हम सब एक हो गए। तो कांग्रेस तो एक थी, लेकिन जो देसी राज्य लोक परिषद की जो आम जनता थी वो परेशान थी राजाओं से, इसलिए इन्होंने कहा कि इनके साथ हम नहीं जाएंगे, हम अपनी ही संस्था स्थापित कर लेते हैं। और आपको पता है देसी राज्य कितने थे, कितनी रियासतें कितनी थी? 562 या 561 थी ना, 65 थी। तो उन सब रियासतों से एक एक व्यक्ति आता तो भी 500-600 हो जाते थे। दो व्यक्ति सब गए और अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना की। तो फिर कांग्रेस को भी डर लगने लगा कि क्या पता इतना बड़ा संगठन हो गया है, हमारा भी साथ दे देंगे तो हम भी अंग्रेजों को बाहर निकाल देंगे, हमारी भी साथ हो जाएगा और हम इनका साथ दे देंगे। इसलिए 1938 को याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। और राजस्थान में 1938 में ही ज़्यादातर प्रजामंडलों की स्थापना हुई इस कारण से, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ने समर्थन दे दिया था। हरिपुरा अधिवेशन, जहाँ हरिपुरा कहाँ है? गुजरात में। इसलिए तो ये मैं आज शाम को शायद ये वीडियो डालूंगी, जो प्रजामंडल से पहले जो स्थापना हुई थी ना संगठनों की, जैसे अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद है, राजस्थान सेवा संघ है, और राजपूताना देसी राज्य लोक परिषद है, और जितने भी संगठन को जो स्थापना हुई थी किस लिए? प्रजामंडलों की स्थापना के लिए तो हुई थी। राजस्थान सेवा संघ बता दिया, जो राजस्थान केसरी समाचार पत्र निकाला था। और उसके बाद एक और मैंने बताई थी आपको, कौन सी थी? राजपूताना मध्य भारत सभा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आता है परीक्षा में कई बार, तो पढ़ते हैं शाम को। मैंने ये सिर्फ रिवीजन इसलिए बताया कि मैं आपको वहाँ पूरा NCERT बेस्ड दे रही हूँ नोट्स। और हम वापस कंटिन्यू हो रहे हैं। इतने दिनों से मैं शॉर्ट डाल रही थी, गर्मी बहुत थी, पश्चिमी राजस्थान में हम रहते हैं, आपको पता हो तो। अब फर्स्ट ग्रेड तो आ ही रहा है, आपको पता है। स्कूल व्याख्याता का सितंबर में एग्ज़ाम है, जो संस्कृत विभाग में भर चुके हैं। जिसने सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम भरा है संस्कृत विभाग से, उसका एग्ज़ाम दिसंबर में। कब है? दिसंबर 2024 में। और मैं करंट अफेयर्स का जो शॉर्ट वीडियो जितना भी डालती हूँ ना, वो लगभग करंट अफेयर्स से दृष्टि से होता है। छोटे छोटे पार्ट से आपको करंट याद रह जाएगा, इसलिए मैं डालती हूँ। तो अब स्टार्ट करते हैं। इस मंदिरों की विशेषता मैंने बताया हुआ है आपको। जहाँ जहाँ मैप की आवश्यकता होगी वहाँ मैप भी समझाऊंगी मैं। और बड़े दिल से और शांति काल में तैयारी करें, हो सकता है इस बार स्कूल व्याख्याता में हमारा भी सिलेक्शन हो जाए। तो मंदिर स्थापत्य कला मैंने बात बता दिया, ये सब पढ़ाया अभी। तो मंदिर स्थापत्य कला के अंग कौन कौन से थे? तो अधिष्ठान, गर्भगृह, शिखर, गोपुरम, परकोटा, मंडप और महामंडप। अभी मैं थोड़ा सा मैप से समझा दूँ आपको, तो बता दूंगी, अभी बीच में ऐड कर लूँगी वीडियो में, और वो मैप से समझाऊंगी अधिष्ठान क्या है, शिखर क्या है, गोपुरम क्या है। अधिष्ठान क्या होता है ये देख सकते हो, मैं और थोड़ा समझा दूँ। ये गुप्तकालीन प्रथम मंदिर है, याद रखना, प्रथम मंदिर है। मंदिर संख्या 17 है, याद रखना, कई बार एग्जाम में आ चुका है ये। और ये अधिष्ठान होता है, जो जिसे हम कहते हैं अधिष्ठान, यानी कि पंचायत शैली से चबूतरा बना हुआ, चबूतरे को अधिष्ठान कहा जाता है। और यहाँ देखो शिखर नहीं है, यहाँ सिर्फ सतह इसकी सपाट होती थी, है ना। यहाँ बाहर थोड़ा सा मंडप होता था और गर्भगृह अंदर भी है। तो ये नागर शैली का मंदिर है। किसका है? नागर शैली का मंदिर है, इसलिए इसको मैं बता रही हूँ। उसके बाद ये पार्वती मंदिर है ना, ये देख सकते हो, ये पार्वती मंदिर है। ये पार्वती मंदिर थोड़ा और ऊंचा है, देखो कितनी सीढ़ियाँ लगी हुई है यहाँ पे, और कितना ऊंचा बना हुआ है ये पार्वती मंदिर। यहाँ भी छत क्या है? सपाट है। जब एक शिखर युक्त मंदिर नहीं है, क्योंकि अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में प्रश्न आया था ना, वो आया था कि गुप्तकालीन प्रथम शिखर युक्त मंदिर कौन सा था, तो वो देवगढ़ का दशावतार मंदिर था, वहाँ शिखर का प्रयोग किया गया था। और यहाँ ये चबूतरा तो था ही, सीढ़ियाँ भी थी, यहाँ थी, यह सब मंडप भी था, गर्भगृह भी था, लेकिन सत्य क्या थी? सपाट थी। तो ये देवगढ़ के दशावतार मंदिर है, ये देख सकते हो। तो यहाँ है ना, यहाँ शिखर का देखो निर्माण हो चुका है। पहले सतह कैसी थी? मैंने कहा ऐसी थी, सपाट, अब ऐसी हो गई। कैसी? यहाँ अब शिखर का निर्माण होने लगा था, ये देखो, पहले ऐसी सपाट सतह होती थी।
अब यहाँ ये देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, यहाँ सब शिखरनुमा था। ये प्रथम मंदिर था शिखर युक्त जो गुप्तकालीन मंदिर था, है ना। और जो ईंटों से निर्मित गुप्त काल में ज़्यादातर मंदिर तो पाषाण निर्मित यानी पत्थरों से बने हुए थे, लेकिन ईंटों से निर्मित भी मंदिर था। वो कौन से थे? एक तो भीतरगांव था, एक सिरपुर का था। वो अभी आगे हम पूरा डिटेल से जब मंदिर पढ़ाएंगे ना वो बताऊंगी मैं। ये मंदिरों के अंग थे। गोपुरम कैसे होते थे, परकोटा कैसे, मंडप महामंडप मैं भी बताऊंगी पूरा। ये अधिष्ठान बता दिया। अधिष्ठान प्रयोग मुख्यतः नागर शैली में ही किया जाता था इसका प्रयोग, है ना। नागर शैली में, द्रविड़ शैली में इसका प्रयोग नहीं था। गर्भगृह मंदिर स्थापत्य का प्रमुख अंग है। इसमें देवताओं की स्थापना होती, मंदिर देवताओं की जो मूर्तियाँ होती थी ना वो अंदर रखी जाती थी। नागर शैली में गर्भगृह होता था, उसका आकार वर्गाकार। नागर शैली में गर्भगृह होता था लेकिन वर्गाकार आकार होता था, जबकि द्रविड़ शैली में इसका आकार क्या होता था? आयताकार होता था। शिखर गर्भगृह की रचना के ऊपर ही भाग को शिखर कहा जाता था। अभी मैंने बता दिया शिखर कैसा था। नागर शैली के रेखीय शिखर होता था नागर शैली में। अब मैं पूरा को पूरा मैप से समझाऊंगी आपको। शायद लास्ट की वीडियो ऐड कर लूँ, वीडियो लास्ट में या पहले कर लूँ, लेकिन ये सब समझा दूंगी आपको मैप से। रेखीय कैसा होता था, शिखर कैसे होता था, अधिष्ठान जैसे हम कहते हैं पंचायतन शैली या चबूतरा, और उड़ीसा में उसको कहते हैं जगती। द्रविड़ शैली में पिरामिड के आकार का विशालकाय मंदिर शिखर होता था। द्रविड़ शैली में विशालकाय आकार का शिखर होता था, द्रविड़ शैली में पिरामिड के आकार का, और पिरामिड के आकार का होता था, यहाँ शिखर होता था। नागर के शिखर के ऊपर आम्लक की संरचना होती थी। आम्लक कैसा होता है वो भी बता दूंगी। द्रविड़ शैली के शिखर के ऊपर स्तूपा की संरचना की जाती थी। गोपुरम यह मंदिर का प्रवेश द्वार होता था। इसका प्रयोग मुख्य द्रविड़ शैली में होता था। ये द्रविड़ शैली के होते थे। ये गोपुरम होते थे। ये गोपुरम, ये प्रवेश द्वार है। ये गोपुरम प्रवेश द्वार है। ये सब यहाँ चारों तरफ ये जो दीवार लग रही है ना आपको, बीच में ये पानी का तालाब है, तो ये दीवार है, उसको परकोटा कहा जाता था। गोपुरम की सुरक्षा के लिए जो परकोटा बनाया जाता था वो परकोटा होता था। ये गोपुरम में इसके अंदर से इस नीचे से दरवाज़ा होता था, यहाँ से अंदर आए जाते थे, यहाँ से भी अंदर आया जाता था, और ये सब दरवाजे होते थे और ऐसे होते थे। देखो आप कैसे होते थे, विमान युक्त भी होते थे, ये कहा हुआ इन्होंने। और कौन सा कहाँ है अभी आपको, तो मैंने परकोटा भी समझा दिया। मंदिर निर्माण की प्रमुख शैलियाँ कौन कौन सी हैं? नागर शैली, बेसर शैली, द्रविड़ शैली। जिस तरह मूर्ति निर्माण की अलग शैलियाँ होती तीनों याद रखना। कौन कौन सी थी मैं वापस इसी लास्ट में शायद अगर टाइम मिला तो मैं समझा दूंगी। एक तो थी नागर शैली में थी गांधार शैली, दूसरी थी मथुरा, तीसरी थी अमरावती। गांधार शैली कुषाण शासकों का संरक्षण था और महात्मा बुद्ध की वगैरह की मूर्तियाँ बनी जाती थी। बेसर शैली में सब नागर शैली नहीं सॉरी गांधार शैली थी, वो कुषाण शासकों का समर्थन था। उसके बाद थी वो मथुरा शैली जो तीनों का था, जैन हिंदू बौद्ध धर्म तीनों का समर्थन, तीनों की काल की मूर्तियाँ वहाँ बनी हुई मिली थी। उसके बाद अमरावती काल जो शैली थी ना, मूर्ति निर्माण शैली है ना, ये मंदिर निर्माण शैलियाँ हैं, वो मूर्ति निर्माण शैली थी जो सातवां शासकों कालों में थी प्रचलित थी, और वहाँ संगमरमर की मूर्तियाँ बनाई जाती थी। पहले ये लाल बलुआ पत्थर की मूर्तियाँ बनाई जाती थी, तो वो भी नेक्स्ट में पार्ट में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे नागर शैली है ना उत्तर भारत में ही निर्मित थी, यहाँ बंगाल में भी थी, है ना। पाल और सेन शासकों का भी संरक्षण था किसको? नागर शैली को। और यहाँ जो बने थे मध्य प्रदेश में भी थे निर्माण, मैंने बताया देवगढ़ का दशावतार मंदिर था, और नचना कुटार, पार्वती मंदिर, है ना, भीतरगांव का, ये सब नागर शैली के थे कुछ, तो कुछ द्रविड़ शैली के दक्षिण भारत में थे। और बेसर शैली दोनों का निर्माण था। द्रविड़ शैली दक्षिणी भारत में थी, और पूरा डिटेल से देखेंगे द्रविड़ शैली के कौन कौन से मंदिर हैं, नागर शैली के कौन कौन से हैं। ये नागर शैली का प्रथम शिखर युक्त मंदिर था देवगढ़ का दशावतार मंदिर, यूपी के झांसी जिले में, है ना, यूपी उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में। तो ये 2024 में एग्जाम आया था कि प्रथम शिखर युक्त मंदिर कौन सा था? गुप्तकालीन, तो देवगढ़ का दशावतार था। जिस तरह प्रथम ईंटों से निर्मित मंदिर कौन सा था गुप्तकाल में? वो भीतरगांव था, उसके बाद सिरपुर का बना था। और प्रथम मंदिर कौन था गुप्तकाल का? वो था कौन सा था? सांची का मंदिर, गुप्त मंदिर संख्या 17, है ना, वो मैंने अभी बताया था आपको, जिसके अंदर शिखर नहीं था, सपाट सतह होती थी। तो नागर शैली का परिचय, क्षेत्र, ये सब देखते हैं अभी डिटेल से। परिचय क्या है? उत्तर भारत की शैली थी। कालखंड 7वीं से 13वीं शताब्दी तक था। क्षेत्र हिमालय से लेकर विंध्य सारणी तक। विशेषता वर्गाकार गर्भगृह होता था, रेखीय शिखर होता था, सभा मंडप होते थे, प्रदक्षिणा पथ चतुष्कोणीय शिखर होता था इसका। प्रदक्षिणा पथ यानी मंदिर के चारों तरफ आप घूम सकते हो, ऐसी सीढ़ियाँ थी, वो मैं बताऊंगी मैप से, वो समझ जाओगे आप। संबंध शासक, पाल शासक सेन वंश था। चैंदी वंश जो कहाँ था? उड़ीसा में था। गंग वंश, प्रतिहार वंश जो राजस्थान दिल्ली में भी था, दिल्ली में नहीं राजस्थान में, और उज्जैन वगैरह में वहाँ थे ना, सोलंकी, और दिल्ली के चौहान वंश, इन सब ने किसको संरक्षण था? नागर शैली के संरक्षण था। फिर है द्रविड़ शैली। अब इसका भी देखेंगे, समयकाल, क्षेत्र, शैली, विशेषताएं, संबंधित शासक कौन थे।
तो इसका समय कालखंड 7वीं से 18वीं शताब्दी तक सबसे अधिक समय तक चलती रही थी। ये कौन सी द्रविड़ शैली क्यों चली पता है आपको? क्योंकि यहाँ जो विदेशी आक्रमणकारी जितने हुए ना, वो कहाँ से हुए थे? खैबर दर्रे से हुए थे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उधर से आए थे अफगानिस्तान से। तो वो उत्तर भारत में रह गए थे, दक्षिणी भारत तक नहीं आ सके थे, इसलिए यहाँ निर्माण होता रहा और ये सुरक्षित रह गए। जबकि उत्तर भारत में नागर शैली के मंदिरों को बहुत नुकसान और नष्ट किया गया था विदेशी आक्रमणकार, तो जैसे मुगलों ने किया था, औरंगजेब ने किया था, और जितने भी आए थे हुणों ने किया था, विदेशी जाति आए थे ना जितने भी, उन्होंने सबों ने परेशान किया था। मुस्लिम आक्रमणकार से बची रही थी ये जो द्रविड़ शैली थी। भारत की दक्षिणी भारत में मंदिर शैली को द्रविड़ शैली केवल तमिलनाडु, दक्षिणी भारत, आंध्र प्रदेश में, केरल, तमिलनाडु और दक्षिणी भारत, दक्षिणी आंध्र प्रदेश में थी। इसकी मैंने बताया गोपुरम प्रवेश द्वार थे, गर्भगृह आयताकार होता था, पिरामिडानुमा सिरक और अष्टकोणीय मंदिर होते थे। अब वेसर शैली, इसका भी कालखंड देखते हैं। क्षेत्र संबंधित शासक, तो वेसर शैली ये मिश्रित शैली थी, इसके अंदर नागर और द्रविड़ दोनों का सम्मिश्रण था। संबंधित शासक राष्ट्रकूट थे, चालुक्य थे, कल्याणी के चालुक्य, मान्यखेत के राष्ट्रकूट, देवगिरी के यादव और वारंगल के काकतीय और द्वार समुद्र के होयसल थे। इन सबका संरक्षण था इनको। गुप्तकालीन मंदिरों की विशेषता मैंने बताया, ऊंचे चबूतरे पर थे, चबूतरे पर पहुंचने के लिए सीढ़ियां भी होती थी। मंदिर के भीतर चौक और कक्ष बने जिसे गर्भगृह कहा जाता था। छत सपाट होती थी, शिखर युक्त बाद में होने लगे थे। गुप्तकालीन मंदिरों के द्वार पर मकर वाहिनी और कूर्म वाहिनी और गंगा यमुना की मूर्तियां लगी हुई थी। तो ये किस किस मंदिरों के सामने थी वो मैं अभी बताऊंगी। मुख्य मंदिर पत्थर पाषाण, ज़्यादातर मंदिर पत्थरों के थे, लेकिन मैंने बताया ईंटों से निर्मित भी मंदिर थे। दशावतार देवगढ़ का था, झांसी यूपी में, और ये गुप्त काल का प्रथम शिखरयुक्त मंदिर है। अभी 2024 में एग्जाम में आया था ये। इसमें विष्णु को शेष शैया पर विराजमान और नाभि से कमल। इन मंदिरों को तो हम कई बार पढ़ चुके हैं, तो फिर थोड़ा सा और देख लेते हैं। माता लक्ष्मी को पैर दबाते हुए दिखाया गया, और ये विष्णु मंदिर है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। बुमरा का शिव मंदिर सतना में मध्य प्रदेश में है। गर्भगृह ये किसका? इसका पाषाण है, पत्थर से निर्मित है। प्रवेश द्वार पर गंगा यमुना की आकृतियां लगी हुई है, किसके अंदर? बुमरा के शिव मंदिर पर। आगे हम देखेंगे जहाँ मंदिर आएगा और वहाँ जो गंगा यमुना की जो मूर्तियाँ होगी ना, उसकी जो सवारी है ना, सवारी सहित अंकित है, वो कहाँ है वो देखेंगे अभी। ये बुमरा का मंदिर शिव मंदिर है, शिव मंदिर है ना, विष्णु मंदिर नहीं है। इसमें एक मुखी शिवलिंग है। डॉक्टर KD वाजपेयी ने 1968 में सतना जिले में उचेहरा के पास पिपरिया नामक स्थान पर विष्णु मंदिर और मूर्ति की खोज की थी। ये 5वीं शताब्दी के मंदिर हैं। भीतरगांव शिव मंदिर, ये देखेंगे भीतरगांव जो कानपुर यूपी में है, विष्णु मंदिर। यहाँ ईंटों से निर्मित प्रथम मंदिर है, हिंदू मंदिर है। कौन सा है? भीतरगांव का। ये भी परीक्षा में कई बार आ चुका है। इनकी हजारों ईंटें लखनऊ संग्रहालय में सुरक्षित हैं। ये वर्गाकार चबूतरे पर है। गर्भगृह भी वर्गाकार था और गर्भगृह के सामने मंडप है इसके। और भारत में पहली बार इसके शिखर में मेहराबों का प्रयोग हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ईंटों से निर्मित पहला मंदिर, हिंदू मंदिर प्रथम मंदिर, और वर्गाकार चबूतरा, गर्भगृह भी वर्गाकार। और बस एक याद रखना कि भारत में पहली बार शिखर में मेहराबों का प्रयोग हुआ था भीतरगांव मंदिर में। मंदिर है ना वो शिव मंदिर है। बाकी भीतरगांव मंदिर ये भी क्या है? विष्णु मंदिर है। बाहरी दीवारों पे ताकों में गणेश, आदिवराह, नंदी और दुर्गा आदि की मन मूर्तियाँ लगी हुई थी भीतरगांव मंदिर में। तो ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़, ये लक्ष्मणगढ़ मंदिर कहते दो इसको। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिरपुर नामक स्थान पर ईंटों से निर्मित मंदिर मिला। ईंटों से निर्मित दूसरा मंदिर है सिरपुर। मैंने कहा सिरपुर मंदिर के हो, लक्ष्मणगढ़ मंदिर को रायपुर जिले में छत्तीसगढ़ में दूसरा है। राजस्थान के कोटा में भी मुकुंदरा कोटा दर्रा में प्राप्त ईंटों से प्राप्त हुई जो मृद गुप्तकालीन मंदिर है, यहाँ राजस्थान में भी प्राप्त हुआ है। शिव मंदिर खो नागौद MP में भी मिला है। उसके बाद नचना कुठार मंदिर है, पार्वती मंदिर पन्ना मध्य प्रदेश में 5वीं शताब्दी में इसके चारों ओर परिक्रमा पथ बनाया हुआ है इसके चारों ओर नचना कुठार में। सांची का मंदिर मैंने अभी बताया, ये प्रथम मंदिर है गुप्तकालीन। दक्षिणी पूर्व का और बने मंदिर पूर्व की संख्या में 17 मंदिर संख्या 17 है। सत सपाट, गर्भगृह चौकोर, सामने छोटा सा स्तंभ युक्त मंडप, आकार में छोटा है। ये गुप्त काल का प्रारंभिक मंदिर है सांची का मंदिर। मैंने कहा वीडियो तो बड़ा हो जाएगा लेकिन पॉइंट एक भी नहीं छूटेगा आपका, सब के सब पूरे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको करवा लूँगी। MP सागर जिले में एरन का विष्णु मंदिर, ये भी विष्णु मंदिर। शिव मंदिर कौन सा था? सिर्फ एक था, याद रखना, मैंने अभी बताया आपको कौन सा है शिव मंदिर। बुमरा का शिव मंदिर एक ही है, बाकी सब विष्णु मंदिर है। यह विष्णु मंदिर नष्ट हो चुका है, केवल गर्भगृह द्वार और 2 सामने स्तंभ भी खड़े, बाकी सब नष्ट हो चुका है। तिगवा का विष्णु मंदिर, जबलपुर जिले में तिगवा के विष्णु मंदिर के बीच गर्भगृह है। स्तंभों के ऊपर कलश और कलशों के ऊपर सिंह की मूर्ति, याद रखना तिगवा का विष्णु मंदिर है जिसके अंदर स्तंभ है। स्तंभों के ऊपर कलश,
कलशों के ऊपर सिंह की मूर्ति है। ऐसा प्रश्न अभी असिस्टेंट प्रोफेसर में आया था कि देलवाड़ा के जो मंदिर है ना, वहाँ किसकी आकृतियाँ वगैरह खुदी हुई है उस मंदिर पे, तो ऐसा ये भी आ सकता है। प्रवेश द्वार के पार्श्वों पर गंगा यमुना की आकृतियाँ और उसके वाहन सहित उत्कीर्ण है। किसके वाहन सहित है? गंगा यमुना की। कहाँ है? तिगवा का विष्णु मंदिर। कलश के ऊपर सिंह की आकृति, वो भी तिगवा का विष्णु मंदिर, मध्य प्रदेश, जबलपुर जिले में नागर शैली से निर्मित। तो ये तिगवा का विष्णु मंदिर है जहाँ गंगा यमुना की आकृतियाँ और उसके वाहनों सहित है। एक तिगवा का शिव मंदिर है, वहाँ गंगा यमुना की सिर्फ आकृतियाँ उकृति। मैंने कहा शिव मंदिर एक ही है, कौन सा है? तिगवा का शिव मंदिर, और ये सतना जिले में है ना। तिगवा का नहीं, सॉरी, तिगवा का विष्णु मंदिर है, वो बुमरा का शिव मंदिर है। मुझे बोलने में थोड़ा जल्दी कर देती हूँ मैं मेरी जो आदत है ना वो बहुत बेकार है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ धीरे बोलो, लेकिन फिर भी हो जाता है, क्या करूँ। मंदिरों की मोहर होती है ना, ये कई बार एग्जाम में आ जाता है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जहाँ जहाँ छोटे छोटे पॉइंट होते हैं ना वहीं से प्रश्न आते हैं। आज हवाएं बहुत तेज़ चल रही है, इतने दिन तो हवा थी ही नहीं। गया बिहार में विष्णुपाद मंदिर की मोहर में विष्णुपाद स्वामी नारायण का शब्द अंकित है वहाँ पे। फिर वैशाली के सूर्य मंदिर पर भगवती आदि शब्द खुदे हुए हैं। कौन से? आदि आदित्यस्य शब्द खुदे हुआ, उसे कहते हैं मोहर। तो वैशाली के सूर्य मंदिर पर मोहर है और गया के बिहार पे यहाँ भी मोहर है। अब नेक्स्ट में पढ़ेंगे गुप्तकालीन मूर्ति कला। मैंने अभी बताया कि मूर्ति कला की 3 प्रकार थी, अमरावती थी, गांधार थी और मथुरा शैली। तो नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे और चित्रकला पढ़ेंगे, बाघ की गुफाएं और अजंता की गुफाएं। 2 टॉपिक ये रह गए हैं, और देखेंगे कोई होगा तो फिर गुप्त काल हमारा हो जाएगा पूरा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और लोक प्रशासन को वापस स्टार्ट करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि सिद्धांत तो पढ़ा लिए लेकिन लोक प्रशासन का अर्थ, परिभाषाएं, क्षेत्र, प्रकृति वो चल रहा है 2nd ग्रेड और RS मैन के अकॉर्डिंग। ये आप देख सकते हो, ये मंदिर है। मैंने कहा ना आपको कि मैं जो नागर शैली या कितने भी जो मंदिर निर्माण की शैलियाँ थी ना वो बता रही हूँ। तो ये आमलक किसे कहते थे? ये देख सकते हो, ये आमलक है, यहाँ आमलक है, ये शिखर, और ये रेखीय मंदिर कहते हैं ना उसे, ये ऐसे तरह इस तरह कहते हैं रेखीय मंदिर। ये कौन से थे? गुप्तकालीन मंदिर थे। और ये प्रदक्षिणा पथ, ये बताया मैंने, ये देखो ये सीढ़ियाँ बनी हुई, यहाँ से चारों तरफ ऐसे होके इसके चारों और क्या कर सकते थे आप? चक्र परिक्रमा कर सकते थे, ऐसी होती थी। और ये देख सकते हो, मैं और समझाऊँ आपको, यहाँ जब देखोगे तो ये पहला छोटा मंदिर है ना ये, उसके बाद ये मंडप है, फिर महामंडप, फिर इन दोनों के बीच में जो अंतराल आ गया ना इसलिए इसे अंतराल कहते हैं। फिर उरुस रंग, ये फिर एक कलश युक्त ये था, शिखर युक्त भी है, आपको पता है प्रथम शिखर युक्त मंदिर देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये आमलक है ना, ये प्रदक्षिणा पथ। और एक और बता दूं मैं आपको, ये जो है ना ये अधिष्ठान कहते हैं। अधिष्ठान किसे कहते हैं? ये इसका जो प्रवेश द्वार होता था वो पूर्व में होता था, ये होता था प्रवेश द्वार इधर पूर्व में होता था। और ये अधिष्ठान जिस पर आपको कहते हैं, मैंने कहा पंचायत शैली या चबूतरा होता था। और उड़ीसा में इसको कहते हैं जगती, क्या कहते हैं? जगती, जिस पर ये चबूतरा मंदिर बने होते थे। तो ये मैंने बताया आपको। और उसके बाद अभी और मैं समझाऊँ थोड़ा सा, ये दक्षिणी भारत में गोपुरम होते थे। देखो ये गोपुरम है, प्रवेश द्वार है, और इसका परकोटा भी देख सकते हो आप कितना ऊंचे ऊंचे हैं ये गोपुरम। ये दक्षिणी भारत द्रविड़ शैली की विशेषता है। ये गोपुरम है ना, यहाँ राजाओं की आकृतियाँ वगैरह भी उत्कीर्ण इन सब, इसलिए ये रंगीन गोपुरम है, कितने ऊंचे ऊंचे, और नीचे ये परकोटा बना हुआ देखो आप। तो ये गोपुरम है, दक्षिणी भारत की शैली है, द्रविड़ शैली के विशेषताएं हैं ना। तो ये मैंने बताया आपको। ये नचना कुटार पार्वती का मंदिर पन्ना मध्य प्रदेश में, ये देख सकते हो। ये इसके अंदर शिखर नहीं है, ये सपाट सतह है, और ये अधिष्ठान यानी कि चबूतरे पर निर्मित है, और इसके अंदर गर्भगृह है और छोटा मंडप भी है। ये भीतरगांव मंदिर है, कानपुर उत्तर प्रदेश में, कानपुर को याद रख सकते हो हम। और क्योंकि यहाँ से जो था ना वो गणेश शंकर विद्यार्थी, और यहाँ सब बढ़िया रहते थे, राजस्थान के जितने भी बढ़िया थे ना। तो ये ईंटों से निर्मित प्रथम मंदिर है, भीतरगांव का मंदिर, मैंने बताया आपको ईंटों से निर्मित है। और उसके बाद ये बुमरा का शिव मंदिर एकमात्र है, शिव मंदिर, बाकी सब विष्णु मंदिर हैं। और ये सतना मध्य प्रदेश में, यहाँ भी गंगा यमुना की मूर्तियाँ लगी हुई है, सिर्फ मूर्तियाँ। जबकि तिगवा के मंदिर में गंगा यमुना की जो मूर्तियाँ ना उसके वाहनों सहित उत्कीर्ण है, उसके मेन गेट पे, दरवाजे पे। और यहाँ भी चबूतरा है, देखो आप, अधिष्ठान है, लेकिन इस पर भी शिखर नहीं है। ये देवगढ़ दशावतार मंदिर झांसी में है, जो प्रथम शिखर युक्त मंदिर है, गुप्तकालीन, मैंने बताया प्रथम शिखर युक्त। और यहाँ भी
ये जो अधिष्ठान पर हैं पंचायतन शैली का है, नागर शैली में निर्मित हैं और इसके अंदर मंडप हैं, गर्भगृह हैं। तो ये सब मैंने बता दिया आपको मैप से, और इन सब को देख के तो आपको आराम से स्पष्ट से समझ में आ जाएगा प्रदक्षिणा पथ जिसके परिक्रमा की जाती है मंदिर के चारों ओर। छोटे छोटे मंदिर हैं जहाँ पूर्व इसकी दिशा में इसका जो मुख होता है, अर्ध मंडप होते हैं छोटे छोटे, फिर मंडप, फिर महामंडप, फिर अंतराल आ गया, फिर आगे कलश है, आमलक, शिखर, गर्भ युग ग्रह सभी देख सकते हो।